everyone, this is me Muskan, your chemistry mentor. Welcomes you to E-विद्यालय। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर होने वाला है। पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है इसी चैनल पे, तो अगर आप लोग को देखना है तो वो जाकर देख सकते हैं। वो मैंने विथ क्वेश्चंस कवर किया, तो क्वेश्चन वाला भी देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे है द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट एटम दैट आयंस एटसेट्रा टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। तो ये हमारा डेफिनेशन होगा, ये बस नॉलेज के लिए है, तो इसको बस पढ़ लेना, यहाँ पे एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे कुछ साइंटिस्ट आते हैं। दीज आर कुशल लुइस अप्रोच valence shell electron pair repulsion, that is VSEPR theory, VBT that is valence bond theory, and MOT that is molecular orbital theory। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे थ्योरीज है जिनको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग हमारे पहले थ्योरी पे, दैट इज कुशल्स लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। तो हमारा ये साइंटिस्ट जो थे वो 1916 में when Kushal and Lewis succeeded independently in giving a satisfactory explanation। तो इन्होंने सबसे पहले एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया था हमारे टॉपिक के ऊपर, केमिकल बॉन्डिंग। तो लुइस का जो पॉस्टुलेट था वो कुछ इस तरह था। लुइस पॉस्टुलेट दैट एटम अचीव्स द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल अगर बॉन्ड बनाता है केमिकल बॉन्ड्स, तो वो एक स्टेबल ऑक्टेट ऑब्टेन कर पाता है। नेक्स्ट हम लोग लुइस सिंबल स्ट्रक्चर, जो कि इस तरह दिखता है, लाइक इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन आर दे आर एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे जितने भी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं और वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी इनर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे लिथियम के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम के बाहर 2 होता है, बोरॉन के बाहर 3 होता है, कार्बन के बाहर 4, नाइट्रोजन के बाहर 5, ऑक्सीजन के बाहर 6, फ्लोरीन के बाहर 7 एंड नियॉन के बाहर हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होता है। एंड नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, this number of valence electron helps to calculate the common or the group valency of the element। तो इससे हम लोग को उनका ग्रुप वैलेंसी भी पता चलता है। लाइक ऑक्सीजन का अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 है तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो उसके ग्रुप में है उनका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा। The group valency of the element is generally either equal to the dots in the Lewis symbol or 8 minus the dots or the valence electrons। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। Kushal in the relation to chemical bonding drew attention to the following facts। यहाँ पे 4 facts है जिनको मैं रीड आउट करूंगी। In the periodic table, the highly electronegative that is halogen and highly electropositive that is alkali metal are separated by noble gas। ये तो हमें भी पता है कि लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं हमारे alkali metals और राइट हैंड साइड पे होते हैं हमारे halogens, और इन दोनों के बीच में होता है हमारा noble gas। Next, the formation of negative ions from the halogen atom and a positive ion from an alkali metal atom is associated with the gain and the loss of electron by the respective atom। तो एक एटम नेगेटिव कैसे बनता है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड एक एटम पॉजिटिव कैसे बनता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें तो बेसिक नॉलेज है, हमें पता है कि हालोजन जो होते हैं वो नेगेटिव बनाते हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो एल्कली मेटल होते हैं वो पॉजिटिव बनते हैं बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। The negative and the positive ion thus attain substable noble gas electronic configuration। The noble gas, with the exception of helium, which has duplet of electrons, have a particularly stable outer shell configuration of 8, that is octet इलेक्ट्रॉन, दैट इज NS2 एंड NP6। तो ये हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 और NP6। लास्ट पॉइंट, द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये तुम्हें फिजिक्स में भी पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन।
तो यही रीज़न है कि एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन स्टेबल होते हैं एक दूसरे के पास होके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक सोडियम जो कि एक एल्कली मेटल है, एक आयन कैसे बनता है। तो सोडियम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो Na+ बन जाएगा, दैट इज उसका कॉन्फ़िगरेशन Ne3s1 से Ne हो जाएगा। और क्लोरीन जिसको एक इलेक्ट्रॉन मिला है सोडियम से तो क्लोरीन माइनस बन जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 से 3s2 3p6 बन जाएगा, या फिर आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इस तरह Na+ और Cl- मिल के NaCl बनाएंगे, या फिर हम लोग इसको Na+Cl- भी लिख सकते हैं। सिमिलरली कैल्शियम फ्लोराइड का भी सेम होता है, बस कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ताकि वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अपना सके। और फ्लोरीन 2 फ्लोरीन हम लोग यूज़ करेंगे बिकॉज यहाँ पर एक फ्लोरीन से कैल्शियम का वैलेंसी मेंटेन नहीं होगा। इसको हम Ca2+ और F- होल ब्रैकेट ट्वाइस भी लिख सकते हैं। The bond formed as a result of the electrostatic attraction between the positive and the negative ion was termed as the electrovalent bond. The electrovalence is thus equal to the number of unit charge on the ion. तो बेसिकली ये जो बॉन्ड बनता है इनके बीच में, इनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर हम लोग आयनिक बॉन्ड भी जिसको कहते हैं। और इलेक्ट्रोवैलेंस इज द इक्वल, और इलेक्ट्रोवैलेंस जो होता है यूनिट चार्ज, जैसे यहाँ पे कैल्शियम का हमारा इलेक्ट्रोवैलेंस नंबर है 2 और हमारा सोडियम का 1 है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और ये 2। तो नेक्स्ट हम ऑक्टेट रूल की तरफ बढ़ते हैं। Cushles and Lewis in 1916 developed an important theory of chemical combination between atoms known as electronic theory of chemical bonding. According to this, atom can combine either by transfer of valence electron from one atom to another, that is by gaining or losing, or by sharing of valence electron in order to have an octet in their valence shell. This is known as octet rule. तो बेसिकली ऑक्टेट रूल क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्बाइन तभी करेगा जब उसका ऑक्टेट पूरा हो, या तो गेन करके पूरा होगा, या तो लूज करके पूरा होगा, या फिर शेयरिंग से भी पूरा हो सकता है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पे। ये थ्योरी हमारा दिया था लैंगमुअर सर ने। तो बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड में हमारा दोनों एटम सेम रहेंगे और दोनों आपस में शेयर करके इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं। लाइक यहाँ पे Cl के बीच में दिख रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, these dot represents electron. Such structure are referred to as Lewis dot structure. तो इन स्ट्रक्चर को हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड शो कर रहे हैं। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन ये लोग शेयर कर रहे हैं, दिस इज फॉर्मिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनको मैं रीड आउट कर रही हूँ। Each bond is formed as a result of sharing of electron pair between the atoms. तो बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड में बेसिकली शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का। इलेक्ट्रॉन कॉम्बाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। तो मिनिमम वो लोग एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ताकि वो लोग बॉन्ड बना सके। The combining atom attains the outer shell noble configuration as a result of sharing electron. तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो एटम शेयर कर रहे हैं उनका एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो जाता है। Thus in water the carbon and carbon tetrachloride molecules formation of covalent bond are represented. Like यहाँ पे हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर का देखते हैं। तो वाटर में बेसिकली ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और हमारा हाइड्रोजन का 2 है तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ये ऑब्टेन करता है। तो हाइड्रोजन एटम ऑब्टेन्स अ ड्यूप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन का ऑक्टेट होता है। और यहाँ पे कार्बन ईच ऑफ द 4 क्लोरीन एटम्स अलॉन्ग विद द कार्बन अटेन्स ऑक्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सभी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, बट यहाँ पर हाइड्रोजन है वो हमारा ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है। Thus, when two atoms share one electron pair, they are said to be joined by a single
कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, लाइक दो एटम के बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे मल्टीपल भी देखने को मिल रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे। यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट हम C2H4 दैट इज इथाइन का देखते हैं। व्हेन कंबाइनिंग एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एज इन केस ऑफ नाइट्रोजन and atom in the N2 molecule and the 2 carbon atom in the ethyne molecule, a triple bond is। यहाँ पे इथाइन में भी ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और नाइट्रोजन में भी ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, द लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर कैसे हम लोग बनाते हैं वो देखते हैं। The Lewis dot structure provides a picture of bonding in the molecules and the ion in the terms of shared pairs of electron and the octet rule। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है बाय शेयरिंग, अनायन जिस तरह से कंप्लीट कर रहा है वो हम यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स है उसमें देख के समझते हैं कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। The Lewis dot structure can be represented by adopting the following steps। तो पहला स्टेप है the total number of electrons required for writing the structure are obtained by adding the valence electron of the combining atom। मतलब जितने एटम कॉम्बाइन कर रहे हैं, लाइक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं CH4 का, तो उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 4 हमारा कार्बन से आएगा और 4 हमारा हाइड्रोजन से आएगा। तो उस तरह पहले हम लोग को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है। फॉर एनायन, अगर एनायन है तो ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन्स एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अनायन अगर दिख रहा है, लाइक यहाँ पे हम लोग देख लो Cu3 2 माइनस, ये एक अनायन है, तो यहाँ पे 2 माइनस दिया है, तो हम लोग 2 माइनस का, एक माइनस का हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो 2 माइनस का हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। नेक्स्ट, कटायन के लिए पॉजिटिव चार्ज विल रिजल्ट इन सब्सट्रैक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो कटायन है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, अगर अनायन है तो ऐड करेंगे। तो ए से एडिशन और ए से अनायन ऐसे याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, या कि हम लोग CO3 2 माइनस लेते हैं, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब हम लोग दो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है न्यूट्रल एटम में। और NH4 प्लस मतलब अमोनियम आयन है, तो एक पॉजिटिव है, मतलब टोटल जितने इलेक्ट्रॉन है उससे हम लोग न्यूट्रल एटम से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करने वाले हैं। नेक्स्ट, नोइंग द केमिकल सिंबल्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम and having knowledge of the skeleton structure of the compound, it is easy to distribute the total number of electron as bonding shared pair between the atom is proportion to the total number of bonds। तो लाइक बेसिकली हमें आइडिया होता है, लाइक यहाँ पे हम लोग CH4 का एग्जांपल देख रहे थे, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे, तो इससे हमें आइडिया हो गया कि 4 बॉन्ड बनने वाले हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग के पास एक जनरल आइडिया हो कि एटम कैसा दिखता है उसका स्ट्रक्चर, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा बना पाना। नेक्स्ट, in general the least electronegative atom occupies the central atom position in the molecule and the ion or the ion। for example, NF3 and Cu3 2 minus, nitrogen and carbon are the central atom, whereas फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर द टर्मिनल पोजीशन। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनको हम लोग बीच में रखेंगे और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनको हम लोग टर्मिनल पे रखेंगे। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है NF3 में F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो टर्मिनल में रहेगा और N हमारा सेंट्रल एटम, और यहाँ पे कार्बन हमारा सेंट्रल एटम बनेगा। नेक्स्ट, आफ्टर accounting for the shared pair of electron for the single bonds, the remaining electron pairs are either utilized for multiplying bonds or remain as lone pair। अगर हमारा बच जाता है इलेक्ट्रॉन, लाइक अगर यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं NF3, तो N के पास हमारा 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो वो यहाँ पर इस केस में लोन पेयर की तरह बन जाएगा। अगर लोन पेयर नहीं बन रहा है तो हम लोग या तो फिर डबल बॉन्ड बनाएंगे या ट्रिपल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे
हमारा नाइट्रोजन के इस केस में N2 के केस में हमारा बन रहा था ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट, the basic requirements being that each bonded atom gets an octet of electron। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट हमें देखना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं। और यहाँ पे सिर्फ ना हाइड्रोजन ऐसा एटम है जो ड्यूप्लेट बनाता है, बाकी सारे एटम हमारा ऑक्टेट के रूल के हिसाब से चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, तो एक एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे हम लोग को CO का बनाना है डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग आउटर शेल कितने होते हैं, कार्बन के 4 और ऑक्सीजन के 6, तो टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट, हमें पता है CO का स्केलेटल स्ट्रक्चर CO ऐसा कुछ होने वाला है। उसके बाद हम लोग डॉटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कार्बन का 4 और ऑक्सीजन का 6, और फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाएंगे। फिर वैसे ही हमारा बाकी सारे एटम्स को भी हम लोग उसी तरह अलाइन कर करके ट्रिपल बॉन्ड बनता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में। बाकी एग्जांपल आप रीड आउट कर सकते हैं। तो बाकी सारे एग्जांपल बेसिकली देख लेना, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में MCQ की तरह नहीं आएंगे, ये आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं फॉर्मल चार्ज की तरफ। Lewis dot structure in general do not represent the actual shape of the molecule. In case of polyatomic ions, the net charge is possessed by the ion as a whole and not by the particular atom. तो बेसिकली फॉर्मल चार्ज जो होता है वो पॉली एटॉमिक के केस में नेट चार्ज होता है आयन का एज अ होल, नॉट अ एक एटम के ऊपर नहीं होता अगर पॉली एटॉमिक है तो पूरे एटम के ऊपर होता है फॉर्मल चार्ज। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग दैट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर माइनस शेयर्ड जितने हैं उसका हाफ करके, तो हमारा फॉर्मल चार्ज निकल जाएगा। Next, counting is based on the assumption that the atom in the molecule owns one electron of each shared pair and both the electrons of the lone। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुईस स्ट्रक्चर का जो फॉर्मल चार्ज हम लोगों ने पढ़ा है तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओजोन का एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं। सेंट्रल एटम को 1 मार्क किया है और ये दोनों टर्मिनल एटम को 2 और 3 मार्क करते हैं। तो पहले हम लोग सेंट्रल एटम का फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जो कि कुछ इस तरह है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग दैट इज लोन पेयर माइनस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग दैट इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो वही टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 है, माइनस 2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमें दिख पा रहा है एज ए लोन पेयर, और माइनस हाफ इंटू यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया है इसने, तो 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा +1। अगर हम लोग जो 2 जिसको हम लोगों ने मार्क किया उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -1। तो हेंस वी रिप्रेजेंट O3 अलॉन्ग विथ इज फॉर्मल चार्ज के साथ अगर लिखेंगे तो हमारा सेंट्रल एटम पे आया था +1, और जो एक टर्मिनल है जहाँ पे हमारा 3 लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है वहाँ पे हमारा आया था -1, तो माइनस। Indicating the charges on the atom in the Lewis structure only helps in keeping the track of the valence electron in the molecule। तो इसके वजह से फॉर्मल चार्ज की वजह से हमें पता चलता है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में। Generally, the lowest energy structure is the one which has the lowest formal charge on the atom. The formal charge is the factor based on pure covalent view of bonding in which electron pairs are shared equally by the neighboring atom। तो यहाँ पे neighboring formal charge का जो चार्ज सबसे कम होता है, जिसका एनर्जी सबसे जिस स्ट्रक्चर का एनर्जी सबसे कम होता है उसका फॉर्मल चार्ज भी सबसे छोटा होता है। और फॉर्मल चार्ज बेस्ड होता है प्योर कोवैलेंट के ऊपर, और इक्वली शेयर्ड एटम्स के बीच में हम लोग फॉर्मल चार्ज देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिमिटेशंस पे आते हैं, मतलब अब हमारा मेन केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, दैट इज एक्सेप्शंस।
एक्सेप्शन के बिना तो केमिस्ट्री इनकम्प्लीट है। तो पहला है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी होता है लाइक LiCl, यहाँ पे BeH2 और BeCl3। ये 3 एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लाइक पहले में 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो ये कंपाउंड AlCl3 BFF3 की तरह, और ये दोनों भी ऐसे कंपाउंड है जिनके ऑक्टेट कंप्लीट। तो टोटल 5 एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हमारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट देखने को मिलता है। तो पहला एग्जाम्पल LiCl का है, दूसरा BeH2 और तीसरा हमारा BeCl3, और यहाँ पे AlCl3 और BF3, ये सारे हमारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। द सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, उसके एग्जाम्पल्स हैं। Next, odd electron molecule. In molecule with the odd number of electrons like nitric oxide, that is NO, nitrogen dioxide, that is NO2, the octet is not satisfied for all the atoms. तो यहाँ पे सारे atoms का octet नहीं satisfied होता है, हम लोग को formal charge दे के satisfy करना पड़ता है। Next हमारा expanded octet, जिनके पास 3D खाली रहता है, अवेलेबल रहता है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारा एक्सपैंडेड ऑक्टेट दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल PF5, SF6 और H2SO4। मतलब सेकेंड पीरियड छोड़कर बाकी जितने भी थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सारे ही हमारा एक्सपैंडेड ऑक्टेट दिखा सकते हैं। बेसिकली ये सारे स्ट्रक्चर्स NCERT में दिए हुए हैं, तो ये याद रखने पड़ेंगे हमें। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग याद रख रहे हैं, दैट इज PF5, दूसरा SF6 और तीसरा H2SO4। तो यहाँ पे जो हमारा P सेंट्रल एटम है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे SF6 में S हमारा 12 इलेक्ट्रॉन्स है, और H2SO4 में भी 12 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी ड्रॉबैक पढ़ते हैं हम लोग ऑक्टेट थ्योरी का। इट इज क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल inertness of the noble gas. However, some noble gas like xenon and krypton also combine with the oxygen and fluorine to form a number of compounds like XeF2, KrF2 and XeOF2 etc. ये सब हम लोग हमारा ग्रुप 18 जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं ये सब कुछ। दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इस थ्योरी में हमारा शेप के ऊपर कुछ भी जजमेंट नहीं दिया कि कैसा शेप होगा। और लास्ट पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तभी एनर्जी भी नहीं बता पाया कि हमारे आटम का एनर्जी क्या होगा एंड ऑल दैट। ये 3 इसके ड्रॉबैक है। बेसिकली इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। नेक्स्ट हम लोग आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारा 2 पॉइंट है, द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम। पहले हमें एक पॉजिटिव या नेगेटिव बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग एक आयनिक बॉन्ड बना पाए। द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन अ सॉलिड दैट इज द लैटिस ऑफ द क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो ये लोग का अरेंजमेंट बेसिकली एक लैटिस में होता है, जैसा यहाँ पे रॉक सॉल्ट का तुम देख पा रहे हो। तो पहले एक हम लोगों ने मेटल लिया, उसको गैसियस फॉर्म में हीट करेंगे तो हमें Mg+ मिलेगा। फिर हम लोग एक हाइड्रोजन ले रहे हैं, उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो Xe- मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सब मैंने पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन किया है, आप पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, और उसके क्वेश्चंस भी करवाए हैं तो वो भी देख लेना। The electron gain enthalpy, that is delta EGH, is the enthalpy change when a gas phase atom in its ground state gains an electron. The electron gain process may be exothermic or endothermic. ये सब डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है पुराने चैप्टर्स में, तो आप वो ज़्यादा अच्छा रहेगा वहाँ से देख लें। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। Most ionic compounds have cations derived from metallic atom and anion from a non-metallic element. The ammonium ion, that is NH4+, made up of 2 non-metallic elements is an exception. भाई केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा ही। तो ये रहा हमारा आयनिक बॉन्ड का पहला एक्सेप्शन, यहाँ पे दोनों ही नॉन मेटालिक है
बट फिर भी कटायन बना रहे हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये रहा हमारा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दैट इज NaCl। अगर आप लोगों ने सॉलिड्स का नहीं देखा है लिंक, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सॉलिड जाके देख लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ये सारे स्ट्रक्चर्स को। In ionic solid, the sum of electron gain enthalpy and ionization enthalpy may be positive, but still the crystal structure gets stabilized due to the energy released in the formation of crystal lattice. तो यहाँ पे बेसिकली एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिससे हम लोग को समझाया गया कि लास्ट में जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज लैटिस एनर्जी, उसी से पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज मोर देन द एनर्जी अब्जॉर्ब। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एनर्जी अब्जॉर्व करेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन पे डाल रहे हैं तो वो थोड़ा एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी रिलीज जो हमारा होता है वो एनर्जी अब्जॉर्ब से कम होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लैटिस एंथैल्पी पे। द लैटिस एंथैल्पी ऑफ द आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन। जैसे कि यहाँ पे NaCl का हमारा 788 किलो जूल पर मोल है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस डेफिनेशन याद कर लो कि आयनिक सॉलिड से अगर हम लोग हीट एनर्जी निकाल रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं, जिससे कि 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स पे मूव करते हैं। तो पहला बॉन्ड पैरामीटर हमारा बॉन्ड लेंथ। Bond length is defined as the equilibrium distance between the nuclei of the two bonded atom in a molecule. तो डिस्टेंस के बीच, मतलब दो न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इन केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम इज द कोवैलेंट रेडियस ऑफ द एटम। तो कोवैलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, ये सब हम लोग प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं एग्जाम्पल्स डायग्राम के साथ, तो वो जाकर देख लेना। द वैन डर वाल radius represent the overall size of the atom which includes its valence shell in the non-bonded situation। तो ये वैन डर वाल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल साइज नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में। ठीक है, ये हमारा रह गया वी वैन डर वाल, देख पा रहे हो, दैट इज 180। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये रहा हमारा 2D दैट इज डायमीटर, और ये रहा बीच का हमारा वैन डर वाल रेडियस। नेक्स्ट बॉन्ड एंगल, पहला बॉन्ड लेंथ था, दूसरा हमारा बॉन्ड एंगल है। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन। तो मतलब सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम्स के बीच में जो एंगल रहता है उसको हम लोग बॉन्ड एंगल कहते हैं। It gives some idea regarding the distribution of orbitals around the central atom in the molecule or complex ion, and hence it helps us determining its shape। तो शेप डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, बिकॉज अगर एंगल पता रहेगा तो हम लोग शेप बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें याद रखना है वाटर का, यू हैव टू लर्न इट, इट्स 10.5 डिग्री, ये याद होना चाहिए सबको। वाटर का कितना है 104.5 डिग्री। नेक्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम इन द गैसियस स्टेट। द यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज किलो जूल पर मोल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, enthalpy of hydrogen molecule is 435.8 किलोजूल पर मोल। मतलब H2 को H और H में तोड़ने के लिए एनर्जी जो चाहिए दैट इज हमारा 435.8 किलोजूल पर मोल। It is important that the larger the bond dissociation enthalpy, stronger will be the bond। ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो हमें 435.8 लगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हमें 498 लगा, और यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें 946 लगा।
तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड, जितना स्ट्रॉन्गर हमारा बॉन्ड रहेगा उतना ज़्यादा हमारा एनर्जी लगेगा, मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, बट यू डोंट नीड टू लर्न, बस एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन रहे कि NO और CO में कौन बड़ा है तो यू कैन आंसर। तो ये सारे कुछ कंपैरिजन में काम आ सकता है, तो एक बार गो थ्रू हो जाना ये सारे टेबल से। Next, therefore, in polyatomic molecules, the term means or average bond enthalpy is used. It is obtained by dividing total bond dissociation enthalpy by dividing the number of bonds broken as explained below in case of water. तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हम लोग निकाल रहे हैं, या फिर मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब हम लोग का पहले H और H के बीच में, मतलब पहले हम लोग H2O को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा H और OH में, तो इसमें इतना एनर्जी लगेगा 502 लगा। फिर हमारा OH को तोड़ने में H और O में हमारा 427 एनर्जी लगा, तो 507 प्लस 427/2 ये हमारा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकल गया। लास्ट है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। In the Lewis description of covalent, the bond order is given by the number of bonds between the two atoms in the molecules. तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्वेश्चन आता है और लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इस पे शॉर्ट ट्रिक बनाने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड्स ऑर्डर, फॉर एग्जांपल F2 और O2 माइनस माइनस have same bond order, that is 1, and 2 CO or NO plus have bond order 3. A general correlation useful for understanding the stabilities of the molecule is that with increase in bond order the bond enthalpy increases and bond length decreases. तो इससे हमें समझ में आया कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंथैल्पी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे बॉन्ड लेंथ के। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ऑक्सीजन है, मतलब O3 ओजोन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बट इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो इसको बेसिकली हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, मतलब दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, डॉटेड डबल बॉन्ड है, और दोनों का जो लेंथ है 128 या 148 और 121 के बीच का है। तो बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो मेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा बनता है उसका बॉन्ड लेंथ दोनों के बीच में, मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में है इस केस में, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structures with similar energy position of nuclei, bonding and non-bonding pair of electrons are taken as the conical structure of the hybrid which describes the molecule accurately. This is also called as resonance hybrid. Resonance is represented by डबल हेडेड एरो, यहाँ पे दिख रहा है डबल हेडेड एरो, इससे हम लोग रेजोनेंट, मतलब ये दोनों हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1 और 2। तो बेसिकली रेजोनेंस हमें बताता है कि एनर्जी से जो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन दोनों का एनर्जी न्यूक्लियर बाकी सब सेम रहता है, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस रहता है, बाकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम सब सेम रहते हैं। So some of the examples resonance ring structure are provided by carbonate ion and the carbon dioxide molecule. यहाँ पे कार्बोनेट आयन का एग्जाम्पल दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यू कैन रीड इट, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। In generally, it may be stated that resonance stabilizes the molecule as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of any single conical structure. तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर का जो फाइनल स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है, जैसे यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर शो हुआ है और एक जो ये तीनों का स्ट्रक्चर का एनर्जी सेम रहता है और इसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। द रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड characteristics as a whole,
तो रेजोनेंस का अगर एवरेज निकालेंगे तो होल का हमें एनर्जी मिल जाएगा। Thus the energy of the O3 resonance hybrid is lower than the either of the two canonical form 1 and 2। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बना है इसका एनर्जी कम है एज कंपेयर टू इन दोनों का एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शंस है रिगार्डिंग रेजोनेंस जो हमें याद रखना है। द कैनोनिकल फॉर्म हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, बस हम लोग ड्रॉ करते हैं। द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोनिकल फॉर्म एंड फॉर अनदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन अनदर। ऐसा कुछ नहीं होता कि लाइक 1 सेकंड के लिए इसमें और 1 सेकंड के लिए उसमें, ऐसा कुछ नहीं होता है। There is no such equilibrium between the canonical form as we do between the tautomeric form, that is keto enol tautomerization में जैसा हम लोग शो कर रहे थे ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो टू कीटो में रहता है बट कभी कभार इनॉल में भी हमें मिल जाता है, वैसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। The molecules as such have a single structure which is resonance hybrid of the canonical form and which cannot as such be depicted by a single Lewis structure। तो एक स्ट्रक्चर हम लोग नहीं दिखा सकते, इसलिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं रेजोनेंस का। नेक्स्ट, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ 100% आयनिक और कोवैलेंट प्रेजेंट एंड आइडियल सिचुएशन। ना ही कोई मॉलिक्यूल 100% आयनिक हो सकता है, ना ही 100% कोवैलेंट हो सकता है, उनके बीच का सिचुएशन होता है। इन रियलिटी नो बॉन्ड और अ कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवैलेंट और आयनिक। Even in case of covalent bond between two hydrogen atom, there is some ionic character। तो कोवैलेंट बॉन्ड भी 100% प्रेजेंट नहीं होता। लाइक अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम को भी लो, H2 को भी ले, तो इसमें सम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज देयर। तो when covalent bond is formed between two similar atom, for example H2, O2, Cl2, N2 or F2, the shared pair of electron is equally attracted by the atom. As a result, electron pair is situated exactly between the two identical nuclei। तो ठीक है, इस केस में जो हमारा जो एटम होता है वो एग्जैक्टली सेंटर में प्रेजेंट होता है, बिकॉज दोनों तरफ हमारा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है बीच के इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डाइपोल मोमेंट पे, which can be defined as product of the magnitude of charge and the distance between the center of positive and the negative charge। It is usually designated by a Greek letter mu। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है, mu is equals to charge that is q into distance of separation that is r। तो एग्जाम में हमारा तीनों में से कोई दो चीज दिया होगा and you have to find the third thing। तो हमारा डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है डिबाई, और 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। कूलम हमारा चार्ज का और डिस्टेंस का मीटर। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस एरो से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर एरो रहता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर क्रॉस रहता है हमारा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे हम लोग जीरो डाइपोल मोमेंट देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल द डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ BF2 इज जीरो, क्योंकि यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ है और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इस तरफ, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल कर देते हैं ईच ऑफ देम को। तो इसलिए यहाँ पे BF2 का जीरो है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो नीट 2017 में आया था ये क्वेश्चन, याद रखना। इन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल BF3, द डाइपोल मोमेंट इज जीरो ऑल्दो द BF बॉन्ड आर ओरिएंटेड एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री to one another। The three bonded moments, the three bond moments gives us a net sum of zero as a resultant of any two is equal and opposite to the third। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे एंगल 120 डिग्री, अगर दो वेक्टर 120 डिग्री पे है तो उसका रिजल्टेंट थर्ड वाले के इक्वल होगा। ये वेक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर ये और ये हमारा इक्वल और ऑपोजिट हो गया, इसलिए इस केस में ये जीरो हो जाता है।
ऑल्दो फ्लोरीन और हम लोग पढ़ते हैं NH3 और NF3 का कंपैरिजन, लाइक किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा या कम होता है. ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, द रिजल्टेंट dipole moment of ammonia, that is NH3, 4.90 into 10 to the power minus 30 coulomb meter is greater than NF3, 0.8 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. ऐसा क्यों होता है? तो आइए रीजन पढ़ते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी. दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ NH3 द ऑर्बिटल डायपोल due to lone pair is in same direction as the resultant dipole moment of NH bond, whereas NF3 the orbital dipole moment is in direction opposite to the resultant dipole moment of the 3NF bond. The orbital dipole because of the lone pair decreases the effect of NF bond moment, which result in low dipole moment of NF3 as represented below. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है देखते हैं. इतना इंग्लिश में कुछ लिख दिया, बट आई होप मैक्सिमम बच्चों को कुछ समझ नहीं आया होगा. तो अभी मैं समझाती हूँ इस डायग्राम की मदद से कि क्या हो रहा है एक्चुअली. तो N और H में हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव N है, तो सारा एरो N की तरफ रहेगा, और जो लोन पेयर का जो होता है उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ये याद रखना. ठीक है. और यहाँ पे तो हमारा अगर तुम रिजल्टेंट देखोगे, ब्लू वाला रिजल्टेंट, तो सभी हमारा ऊपर की तरफ हेड करे, तो सभी एडिशन के डायरेक्शन में. बट अगर हम लोग इस केस में देखें NF, तो NF में F हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एरो हमारा F की तरफ रहेगा, और लोन पेयर का तो वैसा ही है. तो अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, और बेसिकली ऊपर नीचे दो अलग डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन हो रहा है NF3 में, तो हमारा NF3 का डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा NH3 से. तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इस पैराग्राफ में बेसिकली वो लोग यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सारे डायपोल मोमेंट ऐड अप हो जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ माइनस में भी है, तो इसीलिए ये NF3 का हमारा कम होता है रिजल्टेड डायपोल मोमेंट एज कम्पेयर टू NH3. तो यहाँ पर ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये मिस करके जाओगे तो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो ये याद रख लेना, AB लाइक HF, HCl, HBr, HI, H2, इन सब के डायपोल मोमेंट्स, और बेसिकली जीरो वाले सारे स्पेशली याद करना. क्योंकि NTA का फेवरेट होता है जीरो वाला पूछना. तो यहाँ पर AB टाइप में H2 है, AB2 में CO2 का ज़ीरो है, AB3 में BF3 का ज़ीरो है, AB4 में CH4 और CCl4 का ज़ीरो है. तो मैंने हाईलाइट कर दिया, और ज्योमेट्री भी सबका देख लेना. तो अभी यहाँ से VS, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दैट इज VSEPR स्टार्ट होने वाला है. तो VSEPR हम लोग कल कवर करेंगे. आज जितना भी अगर कुछ भी डाउट अगर लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.